हो रहा है, ठीक है। तो उनको सपोर्ट आई, इनको बहुत ज्यादा, जो टेनिस कोर्ट हुआ इन लोगों को, जो नीचे जो तिपका था, पीजेंट्स का, बर्जर्स का, मर्चेंट्स का, ये लोग जो है ओवरवेलमिंगली इनको सपोर्ट करने लगे। तो ये था एक्चुअली द टेनिस कोर्ट। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। अब अब देखें, ये जो इवेंट है, ये बहुत बड़ा इवेंट है। स्ट्रोमिंग द बास्टिल जो इवेंट हुआ था, ये फ्रांस की जो है तारीख में बहुत बड़ा इवेंट है। और ये ही एक्चुअली मतलब यहाँ से रिवोल्यूशन फ्रांस में शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखें इस टाइम क्या हुआ कि जी आपका जो पीजेंट्स थे, जो बर्जर्स थे, जो फ्रांस, जो पेरिस से बाहर लोग रहते थे, उनको पता चला कि जो जनाब जो हमारी जो स्टेट जनरल जो चेंज हुई है नेशनल असेंबली में, उनको जो है किंग ने घेर लिया है और वो जो है अभी बड़े खतरे में हैं। तो उनको जो निचले वाला तबका है, पीजेंट्स वगैरह, इनको सपोर्ट की जरूरत है। ये इनको एक जो है बड़ी एंगर के साथ बहुत बड़ा क्राउड जो है फ्रांस की तरफ रवाना होता है, और ये पहुंचता है यहाँ, जहाँ जो आप ये देख रहे हैं प्लेस, ये बास्टिल प्लेस है। ये एक जगह ऐसी है जो फ्रांस में ये एक साइन ऑफ रिप्रेशन, ऑपरेशन, इसके अलावा ये एक बड़ी प्रेजेंट थी हो रही है। ये लोग इतने गुस्से में थे, यहाँ पे देखें आप, इनको जो है कंट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही गुस्से में थे, तो इसको इन्होंने गिरा दिया। और ये इवेंट हुआ था जुलाई 14 17 18 9 को। और इसके बाद जो है रिवोल्यूशन चला गया, फैलते फैलते चलता गया, पूरे फ्रांस में चलता गया, और रिवोल्यूशन हर जगह पे उसने जो है पूरे फ्रांस को घेर लिया। अब नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब ये हुआ कि जी लोग जो है इतने गुस्से में थे और इतने गम में थे, क्योंकि वो बहुत ही जो है आपकी हिस्टोरिकली जो है वो सप्रेस होते रहे थे। तो उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि जी वो हजारों की, लाखों में की तादाद में पेरिस की तरफ, वर्सिली प्लेस की तरफ, फ्रांस की जो मेन मेन जो के हब्स थे फ्रांस के पॉलिटिकल, वहां, और जहां किंग रहता था, वहां की तरफ चलने जो है निकल पड़े, ठीक है। तो ये एक रिवोल्ट आ गया, पीजेंट रिवोल्ट आ गया। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। अच्छा जी, अब तो ये रिवोल्यूशन आ गया, आपने देखा। अब एक्चुअली हाँ, ये रिवोल्यूशनरीज क्या चाह रहे थे? फ्रांस के जो रिवोल्यूशन था उसका नारा क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ये नारा था फ्रांस का जो रिवोल्यूशन था उसका। इक्वलिटी इन द सेंस ऑफ मेरिटोक्रेसी, एंड लिबर्टी, पॉलिटिकल, सोशल एंड ऑल फॉर्म ऑफ लिबर्टी। तो इस तरह का कोई जो है फ्रांस का जो ये रिवोल्यूशन था, इसका कोई यही स्लोगन था जी। नेक्स्ट कर दीजिए। आप देखें, ये एक ट्राई कलर का फ्लैग है। अब जो है ये इतना ओवर यूज हुआ, आप पिक्चर में देखें हर कोई इसको यूज करने लग गया। आप नेक्स्ट पिक्चर्स देखना, अभी जितने भी सिटीजन थे। जी, फैशन में यूज होने लगा हर जगह पे, इतना जो है ओवर यूज हुआ, हर लोग जो है ये रिवोल्यूशनरीज प्लेइंग कार्ड बन गए, देख रहे हैं आप, ये देख लें, ठीक। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। अब देखो रिवोल्यूशन तो आ गया है, अब एक पूरा जो है ये देखें 1789 में रिवोल्यूशन आया है, और 17
95 तक चला है। सबसे पहले ये जो है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन, ये जो था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से आइडेंटिकल था। और ये जो था किसकी बात कर रहा था? राइट्स ऑफ द पीपुल, ये बात कर रहा था लिबर्टी की, ये बात कर रहा था इक्वलिटी की, ये बात कर रहा था फर्टर्निटी की, ये बात कर रहा था फ्रीडम की, ये बात कर रहा था रिलीजियस हार्मोनी की, ये बात कर रहा था वुमेन एम्पावरमेंट की, ये बात कर रहा था राइट टू मैन, इस तरह की राइट टू एजुकेशन। तो ये एक तरह से आप देखें किस तरह फ्रांस जो है रिवोल्यूशनरीज आइडियाज की तरफ जा रहा है, जो कि हम अभी सोच रहे हैं कि जी ये अभी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ये लोग 1789 में करके आए। आगे चलें प्लीज। ये 83 जो है रिवोल्यूशनरी डिपार्टमेंट्स बन चुके थे। जी ये पिक्चर्स हैं, आप देखते रहें, देखते चलें। जो चर्च की लैंड थी उसको कन्फेक्स कर लिया था। अच्छा अच्छा, जो नेशनल असेंबली बनी थी, क्योंकि चर्च ने, आपने देखा प्रीवियसली कि बहुत ज्यादा लैंड जो है ऑन की हुई थी चर्च ने, तो जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या कर लिया जी, चर्च की लैंड को जो है उसने ऑन कर लिया था, उसने उसको छीन लिया था चर्च की लैंड को। और जो चर्च थे वो अब जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू जो है इलेक्ट होने लगे। और बहुत सारे पीजेंट जो थे नेशनल असेंबली में जो चर्च की थी डिवोशन, उनको भी जो है अपोज करते रहे हैं। ये था कुछ इस तरह। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, ये तो एक मतलब अभी जो है डिवीजन एंड डेवलपमेंट जो हुई है उसके बाद जो फ्रांस में, अब मैं एक आपको जो है ओवरव्यू और ओवर जो है एक पूरी कंप्लीट थीम बता देता हूँ इसकी, जो आगे जो है स्ट्रगल हुई है, क्योंकि स्लाइड्स का यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो अब देखें, बात ये थी कि रिवोल्यूशन तो आ गया, आपने देख लिया सारा, 1789 में स्टेट जनरल जो है नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हो गई। राइट टू मैन जो है वो भी जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन भी आ गया। और जो किंग लुईस 16 थे उनके खिलाफ भी पूरी हर जगह से बगावतें आ गई, उनकी वाइफ के खिलाफ भी। तो आगे ये चल के क्या हुआ जी, जो अब मैं आपको जनरल आगे में ये पीपीटी नहीं चला रहा, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। देखें आगे ये हुआ कि आप उसमें जो है डिफरेंट क्लब्स बन गए फ्रांस के अंदर, जेकोबिन क्लब बन गया, एक और जो है जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके क्लब बन गए। अब ये क्लब जो है एक पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे ऊपर आ रही थी। तो एक फ्रांस जो था, देखें अब यहाँ पे जो, हाँ ये पिछले वाली पिक्चर देना जिसमें काजेज हैं सारी, हाँ ये जेकोबिन क्लब्स। अब देखें इस तरह से क्लब्स आना शुरू हो गए। तो आप ये था कि जी अपना कोऑर्डिनेशन में मसला हो रहा है, तो मैं आप लोगों से सॉरी करूंगा इस बात पे। तो अब ये था कि जी आपका जो फ्रांस उस टाइम रिवोल्यूशन तो आ गया। अब जो लोग थे रिवोल्यूशन आने के बाद वो पूरा चेंज लाना चाह रहे थे। देखेंगे नेशनल असेंबली आ गई, उसको जो स्टेट जनरल को उसमें कन्वर्ट किया, लेकिन जब नेशनल असेंबली आई जिसमें लोगों ने डोमिनेट किया, फिर वो उससे खुश नहीं हो रहे थे पीजेंट के, जी आप जो लॉज बना रहे हैं ये सही नहीं है, तो इसको चेंज करो। फिर उसको चेंज कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर उसको फर्दर चेंज किया दूसरी असेंबली में। इस तरह से चेंज होती रही, क्योंकि ये कुछ लोग चाह रहे थे फ्रांस जो है जो डेमोक्रेटिक, एक लोग चाह रहे थे रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बन जाए, क्योंकि सारी पावर जो है लोगों के पास आ जाए। और एक लोग चाह रहे थे जी मोनार्क्स हों, किंग्स ये हों, लेकिन जो पावर है इनकी पावर जो है कम कर दी जाए। तो ये एक तरह इस तरह का जो है सिनेरियो चल रहा था फ्रांस में। ये आप एक जो है वो देख रहे हैं
पिक्चर देख रहे हैं जिसमें सारी जो है काजेस जो हैं गिवन है। अगर मैं आपको बताऊं हाईलाइट करके, इकोनॉमिक क्राइसिस हमने कर ली। वार की बात करें तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी अमेरिका की, उधर जो है फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया। पॉलिटिकल डिवीजन की बात होगी, रिलीजन डिवीजन की बात होगी, और फेयर ऑफ काउंटर रिवोल्यूशनर, इस तरह की काजेस तो ये सारे डिस्कस होगी, चार्ट में आप देख रहे हैं। तो हाँ, तो इस तरह से जो है फ्रांस आपका एक पूरी तरह से रिवोल्यूशनरी आ गया। उसमें क्लब्स आ गए, मैं बात कर रहा था कुछ पहले, जैसे जैकोबिन क्लब हो गया, बहुत सारे क्लब आ गए। तो ये जो क्लब्स थे बाद में इन्होंने टेकल कर लिया फ्रांस की गवर्नमेंट को। उसके बाद ये हुआ कि जी आपका जो रेन ऑफ टेरर शुरू होती है फ्रांस से 93 से 95 तक। यहाँ पे ये गोलोटीन का एरा शुरू होता है। इस दौरान जो है बहुत ही सख्त किस्म के रूल्स बनाए जाते हैं, बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग और पनिशेबल लॉज बनाए जाते हैं। करप्शन के खिलाफ बड़े जो है हाईली पनिशेबल लॉ बनाए जाते हैं। मुल्क के गद्दारी कोई कर रहा है मुल्क के साथ, उसके खिलाफ गिलोटिन जो होती थी, वो एक ऐसी चीज थी, गिलोटिन अगर मिल जाए तो वो आप दिखा दूं, उसमें जो है गिलोटिन कर देते थे लोगों को इसी लॉज के थ्रू। तो एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग लॉ बन गए, और बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट जो है लोगों को आने लगी। और इसकी वजह से ये इस टेन्यूर को कहा जाता है फ्रांस में रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर जो फ्रांस में चली है वो 1793 से 95 तक, 93 तक चली है। और ये जो थे इसको जैकोबिन जो एक मैक्सबेरी पाए थे, वो एक रूलर थे इनके, वो इसको जो है बैठे हुए थे इसको जो है कंट्रोल करके। लेकिन बाद में जो फ्रांस रेवोल्यूशन चला 95 तक, उसके बाद जो नेपोलियन थे, ये थी नेपोलियन थे, और नेपोलियन जो नेपोलियन थे उन्होंने जो है फिर उसको टेक कवर कर लिया फ्रांस को 95 में। और उसके बाद जो है रिवोल्यूशन ठंडा पड़ गया, और बाद में 95 से लेके 1815 तक 1795 से लेके 1815 तक आपका नेपोलियनिक एरा चला है। अब नेपोलियन क्या थे, वो एक कमांडर थे आर्मी में, जो के ऊपर आए, फिर उन्होंने जो है पूरा जो है यूरोप का नक्शा चेंज किया। आप देखिए नेपोलियन राइज टू पावर लिखा हुआ है पूरा, ये इसकी जो है उसने रिवोल्यूशन को भी सपोर्ट किया था। ठीक है, तो उसके बारे में ये लिखी हुई है पूरी, आप पढ़ लें। तो इस तरह से वो जो है नेपोलियन 95 में आते हैं। अब यहाँ पे कहा जाता है कि जी क्या फायदा हुआ 17 जो है 89 से लेके जो 95 तक ये पूरी एक वेव चली है रिवोल्यूशंस की। तो उसमें जो एक्चुअली जो नारा था लिबर्टी, फर्टर्निटी, इक्वलिटी का, क्या वो सर्व हो सका था फ्रांस में? देखें, अब नेपोलियन जो थे ना, वो एक बहुत ही होशियार किस्म के लीडर थे। उन्होंने क्या किया, लोगों को खुश करने के लिए काफी हद तक उन्होंने लिबर्टी दे दी, इक्वलिटी देने के लिए उन्होंने लेजिस्लेशन की, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो है चेंजेस की। क्योंकि रिवोल्यूशन से पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फ्रांस का सबसे बहुत बुरा था। आप देखें, एक विलेज है, उसका लॉ दूसरे विलेज पे अप्लाई नहीं होता था रिवोल्यूशन से पहले। और जो टैक्सेशन था, टैक्सेशन सिस्टम था, वो कहाँ पे ज्यादा था, कहीं पे कम था। जहां पे जो इंटेंडेंट्स जो हायर करते थे किंग्स, वो उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो वेग किस्म का था, कोई मतलब सेटअप नहीं था रिवोल्यूशन से पहले। रिवोल्यूशन के बाद अब नेपोलियन जो थे उन्होंने क्या किया जी, एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रांस को इक्वल किया। हर जगह पे जो लॉज थे वो बराबर, पूरे फ्रांस में भी एक ही लॉ बनेगा, एक ही लॉ इंप्लीमेंट होगा, इस तरह की चीजें। एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए नेपोलियन जो थे ना, क्योंकि ये लोग वो थे जो रिवोल्यूशनरीज, ये इस तरह के रिफॉर्म्स चाह रहे थे ना, इस तरह का फ्रांस को देखना चाह रहे थे, ये अपने हकूक मांग रहे। तो ये इन्होंने थोड़े थोड़े से दिए, एजुकेशन लाया, एजुकेशन के राइट्स लाए। इन्होंने क्या किया, एजुकेशन को सेंट्रलाइज कर दिया, हाईली सेंट्रलाइज कर दिया एजुकेशन को। अब वो इसलिए क्योंकि चाहते थे कि एजुकेशन जो है ना एक्चुअली इज द बेसिक काज दैट जो कि रेबेल करती है लोगों को अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
उन्होंने कहा जी मैं इसको अगर सेंट्रलाइज कर लूं, मैं अगर अपने मर्जी से निसाब बनाऊं और ऐसी चीजें डालूं जो लोगों में शऊर ही ना डालें, तो फिर खाक उठेंगे ये मेरे खिलाफ। तो यही चीज हो रही है पाकिस्तान में। तो ऐसे ही उसने जो है एक एजुकेशन को सेंट्रलाइज कर दिया। ये सारे जो है उन्होंने रिफॉर्म्स जो हैं इसमें ला के लोगों को खुश किया कि जी अब जो है आपका ये है फ्रांस जो एक स्टेबल जो है बन चुका है। तो इससे ये एक रेवोल्यूशन जो है एंड हुआ। और यही इरा जो था जो मैंने डिस्कस किया, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का इरा था। कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है अनिका ने कि जी थर्ड स्टेट जो थी, ये म्यूट हटा दें अगर। अच्छा देखिए, मैं आप जो है टेक्स्ट कर लें क्योंकि इधर से शोर आएगा ना असलम साहब। अच्छा जी अनिका, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। थर्ड स्टेट जब नेशनल असेंबली बनाई तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? जी, इस पे इसी बात पे डिस्कशन करते हैं, बात को बढ़ाते हुए। देखें यहाँ पे वजह ये थी क्योंकि मैंने एक मिसाल दी आपको। यूनाइटेड नेशन का असेंबली का स्ट्रक्चर देखें आप, उसमें क्या है, मेंबर्स तो सारे वर्ल्ड कंट्रीज हैं, लेकिन पावर किसके पास है? जो 5 वीटो कंट्रीज हैं, जो 5 वीटो कंट्रीज हैं उनके पास जो है ये पावर्स हैं। अब ये जो भी अगर लॉ को वीटो कर दें तो खत्म हो जाता है वो, फिर कोई कितने भी वोट डाल ले कोई अहमियत नहीं पड़ती। तो ये केस था, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थी उनकी मेजॉरिटी तो नहीं थी असेंबली में, लेकिन उनकी पावर ज्यादा थी। जो भी बिल आया, मिसाल के तौर पे उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड कोई बिल आ रहा था टैक्सेशन का पीजेंट्स के ऊपर, क्योंकि हाईली वही पीजेंट्स थे जो टैक्स पे करते थे। तो अब उनके पास तो था ही नहीं कुछ कि जी हम अब इस बिल को कैसे रोकें। अब जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थी तो वो बिल लाना चाह रही थी, कुछ चेंज रिफॉर्म्स लाना चाह रही थी। अब जी थर्ड स्टेट ने कहा जी रिफॉर्म्स वो होंगे जो हमारे जो है गला काटेगी, रिफॉर्म इस तरह के जो हमारा ही गला काटेंगे। उन्होंने जो है असेंबली बना दी। अब ये असेंबली आप देखें, खुद देखें, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो नेशनल असेंबली बन गई, अगर वो उसके इंटरेस्ट सर्व नहीं करेगी तो उसको कैसे सपोर्ट करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट सर्व तो स्टेट जनरल कर रही थी ना, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के। तो इस वजह से फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने इसको जो है सपोर्ट नहीं किया। कोई और सवाल? सर जी जी। आफ्टर रिवॉल्यूशन सर, नेपोलियन का जो रिलेशन थे वो यूरोप के साथ कैसे थे सर? नेपोलियन जो था ना, उसने पूरा जो है यूरोप का जो लैंड में मैप था वो पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को कॉन्क्यूर कर लिया था, इटली को, इटली से लेके डिफरेंट जितने जितने कंट्रीज थे उन्होंने कॉन्क्यूर किए थे, ठीक है। यहाँ तक कि आखिर वो रशिया के साथ जो एक बहुत बड़ा पावर था, बहुत बड़ी ताकत थी यूरोप की, उसके साथ भी वार लड़ना चाह रहा था। तो देखें उसने जो है पूरा पोले जो स्ट्रक्चर था यूरोप का वो चेंज किया, पूरी हर जगह पे फ्रांस की हुकूमत बना दी इस तरह से। सर जी जी। ब्रिटेन वाले तो उनके अगेंस्ट थे सर। हाँ हाँ जी, ब्रिटेन, बिल्कुल ब्रिटेन असल में एक यही वाहिद कंट्री था, ब्रिटेन, जो एक्चुअली नेपोलियन इसको नहीं हार सकता था। तो नेपोलियन ने क्या किया, उसने सोचा कि जी अब ब्रिटेन का क्या किया जाए, क्योंकि ब्रिटेन तो इकोनॉमिकली साउंड हो गया था,
पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गया था, सोशली बहुत अपलिफ्ट हो गया, ऊपर आ गया था, रिलीजियसली जो है बिल्कुल जो है हारमोनी आ गई थी उधर। तो उन्होंने कहा कि जी इतनी स्टेबल कंट्री को, और इतना अच्छा इसका नेवल पावर है, इसकी जो है बहुत ज्यादा कॉलोनीज बनती जा रही, तो इसको मैं कैसे हराऊं। नेपोलियन एक टैलेंटेड लीडर थे बहुत। और इस नेपोलियन की एक राज है बड़ा, वो कहते हैं कि जी, उससे पूछा गया कि जी नेपोलियन साहब आपने सारे यूरोप को फतह किया, तो क्या वजह है। वो जवाब देते हैं, इसकी वजह एक ही है, वजह यह है कि मैं अपने दुश्मन जितने भी हैं उनसे एक एक करके लड़ता हूँ। तो ये तो बात खैर आपके सवाल से हटके की मैंने। तो एक्चुअली वो फ्रांस से जो है आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकता था, वो इंग्लैंड से नेपोलियन। तो उन्होंने एक सिस्टम लाया जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन। और उस सिस्टम के थ्रू उन्होंने क्या किया जी, इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दो, जितनी भी गुड्स हैं इसकी, ब्रिटेन की, उसका, ताकि इकोनॉमिकली मैं उसको थोड़ा सा वीक करके फिर अटैक कर लूं मिलिटरली। तो उनकी ये पॉलिसी भी नाकाम हो गई, क्योंकि जो वो ब्रिटेन थे उनके पास नोवेल पावर इतना था, जो फ्रांस था वो उसके आगे जो है हार गया। तो उसने काउंटर पॉलिसी दी थी ब्रिटेन वालों ने, इस पॉलिसी को काउंटर करने के लिए, जो कि कामयाब हो गई। तो ये एक सिलेबस का पार्ट है नेपोलियनिक एरा, वो तो हम अलग से जो है इस पे लेक्चर्स भी पढ़ेंगे। कोई और सवाल? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तो 1789 से पहले थी ना, तो ये जो हिस्ट्री का सिलेबस है ना सीएसएस का, 1789 के बाद का है। तो वो तो एक नेशन स्टेट सिस्टम इमर्ज हुआ, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आईआर में पढ़ते हैं हम। नहीं, रोमन एम्पायर के अंडर तो नहीं था, वो किंगशिप थी फ्रांस में 1789, लोएस्ट किंग 16 थे फ्रांस में 1789 में। आपने पूरा लेक्चर शायद नहीं लिया अनी का। जी कोई और सवाल? आप? जी, जी वेलकम। अच्छा जी, मैं जो है एक नंबर लिख देता हूँ अपना, आपको अगर रजिस्ट्रेशन करानी है कोर्स के लिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें। और अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।